आज सुहाना की शादी है अमन के साथ। सुहाना शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है। कुछ देर बाद उसकी सास निर्मला उसे बुलाती है। अरे बहू, जाकर मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर ला। मैं बहुत थक गई हूँ अब। जी माँ जी। सुहाना किचन में जाती है तो वहाँ उसकी जेठानी शीतल पहले से ही खाना बना रही होती है। अरे सुहाना, तुम यहाँ अभी से? अरे हाँ दीदी, वो माँ जी ने चाय बनाने के लिए बोली है। अच्छा, तुम्हें चाय बनाने आती है वैसे? हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। देखना, आज माँ जी मेरे हाथों की चाय पीकर मेरी दीवानी हो जाएंगी। सुहाना की बात सुनकर शीतल बहुत जोर जोर के हंसने लगती है। क्या हुआ दीदी, आप हंस क्यों रही हो? अरे सुहाना, माँ जी का दिल खुश करना बहुत मुश्किल है। माँ जी हर चीज में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती हैं। भाई मैं तो 4 साल से इस घर को संभाल रही हूँ। माँ जी ने आज तक मेरी कोई तारीफ करी ही नहीं है। हर चीज में कमी निकाल ही देती हैं। सुहाना सोचती है कि शायद उसकी जेठानी उसे उसकी सास के खिलाफ भड़का रही है। खुद को अच्छा खाना नहीं बनाना आता, इसलिए मुझे माँ जी के खिलाफ भड़का रही हैं। रुक जाओ दीदी, मैं अभी आपको चाय बनाकर दिखाती हूँ। सुहाना अदरक इलायची वाली चाय बनाती है और शीतल को देती है। दीदी, जरा टेस्ट करके बताना तो कि चाय कैसी बनी है। शीतल चाय टेस्ट करती है और बोलती है, आहा, वाह सुहाना, तुमने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। ऐसी चाय तो मैं भी नहीं बना पाती। तो क्या लगता है दीदी, माँ जी को चाय पसंद आएगी ना? अरे तू लेकर तो जा, तू खुद देख लियो। सुहाना बहुत ही गर्व के साथ चाय लेकर जाती है। ये लीजिए माँ जी। अरे हाँ बहू, ला दे। लेकिन इसमें चाय जैसी तो खुशबू आ ही नहीं रही है। खुशबू आ तो रही है माँ जी। हाँ, अब तू मुझे सिखाएगी? कोई खुशबू नहीं आ रही है। खैर, ला दे, चक्कर बताती हूँ। अरे इसमें तो दूध ज्यादा है और अदरक इलायची का भी स्वाद नहीं आ रहा। आजकल की लड़कियां चाय भी नहीं बना सकती हैं। सुहाना का मन दुखी हो जाता है और वह मुंह फुलाकर रसोई में चली जाती है। अरे क्या हुआ सुहाना? तुमने सही कहा था दीदी कि माँ जी को तो चाय पसंद आएगी ही नहीं। भाई मैंने तो पहले ही कहा था। सुहाना, अब मुझे ही देख लो, 4 साल हो गए लेकिन माँ जी को कभी मेरे हाथों का कोई खाना पसंद ही नहीं आया और तू तो अभी आई है। लेकिन ये तो गलत है ना दीदी। अभी गलत देखा ही कहाँ है तूने? अभी तो देखती जा क्या क्या होता है। जब भी निर्मला की आवाज आती है, अरे छोटी बहू, तुझसे चाय तो बनी नहीं, लेकिन रात का खाना तू ही बनाइयो। सुहाने ने भी गुस्से में जवाब दिया, अच्छा ठीक है माँ जी। दिन से शाम हो गई। अरे बहू, क्या कर रही है तू किचन में? खड़े खड़े बातें करने में लगी हो। ये ना खाना बनाना शुरू करो। दोनों की दोनों निकम्मी आई है मेरे घर तो। अरे माँ जी, अभी तो खाने का टाइम हुआ ही नहीं है। हाँ, अब तू बताइए मुझे कि खाने का टाइम हुआ है कि नहीं हुआ। अरे हम अपने टाइम में 10 मिनट में 10 सब्जियां बना कर रख देते थे, लेकिन तुम आजकल की लड़कियों को तो कुछ आता ही नहीं है। बस बातें करवा लो जितनी करवानी हो। अगर अब तुम दोनों की पंचायत खत्म हो गई हो तो खाने की शुरुआत करो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना बोलकर निर्मला वहां से चली जाती है। अभी देखना सुहाना, माँ जी 10 मिनट में 10 बार आएंगी और 10 ताने देकर जाएंगी। और ऐसा ही होता है। निर्मला हर 10 मिनट में आती और अपनी बहुओं को ताने देकर चली जाती। अरे ऐसी निकम्मे बहुएं आई हैं। अरे तुम्हें तो तुम्हारे मायके भेज देना चाहिए। मुझे ऐसी निकम्मी बहुएं नहीं चाहिए। खाना बन जाने के बाद दोनों बहुएं खाना लेकर अपनी सास के पास जाती हैं। अरे कितना समय लगा दिया बस 5 खाना बनाने में। खाना खाते हुए निर्मला चिल्लाने लगी, ये कोई सब्जी है? इसमें ना मिर्च का पता चल रहा ना नमक का। अरे कोई स्वाद ही नहीं है खाने में। सुहाना का आज पहला ही दिन था और सास से ऐसी बातें सुनकर सुहाना दुखी हो जाती है। जभी उसे शीतल समझाती है, अरे दुखी मत हो, मैं तो 4 साल से ये सब सह रही हूँ और तुझे तो अभी 4 घंटे भी नहीं हुए सही से। दीदी, लेकिन माँ जी ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है।
उन्हें एहसास होता है कि वे सास हैं। लेकिन ये तो गलत है ना दीदी। गलत तो बहुत कुछ है सुहाना, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा चल, ये सब छोड़ और चलकर खाना खा ले। दोनों खाने के लिए बैठती हैं, लेकिन सुहाना के गले से खाने का एक निवाला नहीं उतर रहा था। फिर भी उसने कैसे कैसे थोड़ा खाना खाया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। दोनों देवरानी जेठानी सारा दिन किचन में लगी रहती, लेकिन फिर भी उनकी सास को कुछ पसंद ही नहीं आता। अब सुहाना डर डर कर रहने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसकी सास के व्यवहार में बदलाव आ जाए। फिर ऐसे ही एक दिन दोनों किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी उनके दरवाजे पे एक साधु महाराज आते हैं। अलख निरंजन, बेटी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो बेटी मुझे दे दो। खाना तो नहीं है, हमने अभी ही खाया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए फिर से बना देंगे। हाँ बाबा, आइए आप घर में चल के बैठिए। दोनों बाबा के लिए खाना बनाती हैं। बाबा खाना खाकर बोलते हैं, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये बात सुनकर दोनों रोने लगती हैं। क्या हुआ बेटी, तुम दोनों रो क्यों रही हो? वो क्या है बाबा जी कि आज बहुत दिनों बाद किसी ने हमारे खाने की तारीफ की है। सुहाना बाबा को अपनी सास की सारी बातें बताती है। बाबा उन्हें एक पत्थर देते हैं। बेटी ये लो, ये एक जादुई पत्थर है, इसे अपने किचन में रख देना और जो भी तुम इस पत्थर से मांगोगी वह तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। बाबा पत्थर देकर वहां से चले जाते हैं। दोनों उस पत्थर को किचन में रख देती हैं। फिर शाम के समय निर्मला पकोड़े के लिए बोलती है। तभी शीतल उस पत्थर से पकोड़े की फरमाइश करती है। हे जादुई पत्थर, जल्दी से हमें पकोड़े दे दे। इतना बोलते ही वहां पर पकोड़े आ जाते हैं। दोनों अपनी सास के पास पकोड़े लेकर जाती हैं। अरे इतनी जल्दी पकोड़े भी बना दिए। निर्मला पकोड़े खाते हुए सोचती है, अरे ये तो पकोड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं, लेकिन मैं इनकी तारीफ कर तो नहीं सकती। अरे ये कैसे पकोड़े बनाए हैं तुमने, इसमें तो मिर्च ही नहीं है। निर्मला अपनी पूरी बात करती उसे मिर्च लगने लगती है। अरे मुझे अचानक इतनी मिर्च क्यों लगने लगी? बहुओं पानी लेकर आओ जल्दी। पानी पीने के बाद मिर्ची का असर कम हो जाता है। फिर शाम को, आज खाने में दाल रोटी बनाना और खाना अच्छा बनना चाहिए। सुहाना और शीतल पत्थर से दाल रोटी मांगती हैं और अपनी सास को लाकर देती हैं। निर्मला फिर झूठ बोलती है और उसे मिर्ची लगने लगती है। अरे अब मैं क्या झूठ भी नहीं बोल सकती? खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है खाना, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी। ये बात बोलते ही मिर्ची का असर खत्म हो जाता है। निर्मला को समझ आ जाता है कि झूठ बोलने से उसे मिर्ची लग रही थी, जिस वजह से वह अब हमेशा खाने की तारीफ करती। और इस तरह पत्थर की मदद से देवरानी जेठानी की रसोई जादुई बन जाती है। रेनू दिल्ली में रहती थी। उसके पिता गुलगप्पे का ठेला लगाते थे। रेनू भी इस काम में अपने पिता का साथ देती थी। पापा ये लो, ये मैंने सारी तैयारी कर दी है, बस हरी चटनी बनानी है, वो आप बना लेना। बाकी लाल चटनी, गुलगप्पे और गुलगप्पे का पानी मैंने सब तैयार कर दिया है। अरे रेनू बिटिया, सब तो तूने खुद कर दिया, अब रह क्या गया है करने को? तू तो मेरी आदत खराब कर रही है। बेटी कुछ दिन में तेरी शादी हो जाएगी और तू ससुराल चली जाएगी, तब तो मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा ना। लो अब इनका रोना शुरू हो गया। रेनू तू ही समझा अपने पापा को, थोड़ी थोड़ी देर में अपना मन भारी कर लेते हैं। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी शादी, मैं आप दोनों के साथ यही रहूंगी और आपके काम में हाथ बटाऊंगी। नहीं बेटी, बेटियों को तो अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। राघव एक बहुत अच्छा लड़का है, वह तुझे बहुत खुश रखेगा और हमारी कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। दरअसल रेनू की शादी कानपुर में पक्की हो गई थी। शादी को अब बस 1 महीने ही बचे थे, इसलिए रेनू का मन उदास था।
कि वह अपने माता पिता के बिना इतना दूर कैसे रहेगी। रेनू का एक भाई भी था जो कि ये भी छोटा था और वह भी पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए और रेनू की शादी का दिन आ गया। रेनू के माता पिता उसे खुशी खुशी विदा करते हैं। रेनू अपने ससुराल आ गई। रेनू का पति राघव डाटा कंपनी में काम करता था। बस बहू, मेरा पेट भर गया, अब मैं 1 रोटी और नहीं लूंगी, तू राघव को दे दे। बस बस भाई, अब मैं भी नहीं लूंगा, मेरा भी हो गया, मेरे पेट में अब और जगह नहीं बची है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू तूने कि मैंने तो 1 रोटी और एक्स्ट्रा खा ली। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। कहाँ माँ जी, इतनी छोटी छोटी तो रोटी बनाती हूँ मैं। अब से मैं अपने हाथ का आपको गरम गरम खाना खिलाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ ना, आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे तो भाग्य खुल गए जो हमें ऐसी बहू मिली है। ये लीजिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है। मैं बाइक निकालता हूँ, तुम जल्दी से बाहर आओ। माँ जी, और कुछ तो नहीं लाना ना? आपने जो राशन बताया है वो तो मुझे सब याद है, और कुछ लाना है तो मुझे बता दीजिए। नहीं बहू, बस इतना ही चाहिए, बाकी तुझे जो चाहिए वह तू खरीद लियो। जी माँ जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रेनू राघव के साथ बाइक पर चली जाती है। रेनू, तुम बोलो तो मैं ऑफिस बाद में चला जाऊंगा, तुम अकेले सारा सामान लेकर कैसे जाओगी? मैं चली जाऊंगी, आप मुझे बस यहीं उतार दीजिए। राघव बाजार में रेनू को उतार देता है और जैसे ही कुछ दूर उसकी बाइक चलती है, उसकी बाइक के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है जिससे वह टकरा जाता है। गिरने की वजह से उसे बहुत चोट लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो, देखो इन्हें क्या हो गया। लोग पास के अस्पताल में उसे लेकर जाते हैं। देखिए, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन एक पैर में फ्रैक्चर आ गया है। ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन इन्हें 6 महीने तक रेस्ट करना है। 3 दिन बाद राघव को अस्पताल से छुट्टी मिलती है और वह घर पहुंचता है। माँ, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा घाव ही तो लगा है, कुछ महीनों में मैं ठीक हो जाऊंगा, आप चिंता मत करिए। अरे मैं माँ हूँ ना बेटा, तू नहीं जानता, बच्चे को जरा सी खरोच आ जाए तो माँ का कलेजा बाहर निकल आता है, और तुझे तो इतनी चोट लगी है। अब कुछ दिन के लिए मैं ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगा। जाने की जरूरत भी नहीं है, डॉक्टर ने आपको 6 महीने रेस्ट के लिए बोला है। आप चिंता मत करिए, मैं कोई काम शुरू कर दूंगी ताकि घर में पैसे की दिक्कत ना आए। जब भी वहाँ रेनू के माता पिता दिल्ली से आ जाते हैं। रेनू ने राघव ये एक्सीडेंट की बात बताई थी, वह सुनकर रह ना सके। दामाद जी, आप काम की चिंता मत करिए, रेनू ने मुझसे गोलगप्पे का काम सीख रखा है। रेनू, तू यहाँ कानपुर में गोलगप्पे का काम शुरू कर दे, तू बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती है, और जब तक काम शुरू नहीं हो जाता मैं जब तक यहीं रहता हूँ और तेरी मदद करूँगा। हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। यहाँ आसपास में मेरे जैसे कोई गोलगप्पा बनाता भी नहीं है, हमारा काम सही चल सकता है। राघव बेटा, अब सारी चिंता छोड़ दो, हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। शुक्रिया माँ जी, शुक्रिया पिताजी, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। ऐसी बहू और ऐसा परिवार बहुत ही अच्छे कर्मों के बाद मिलते हैं। रेनू ने अपने पिता के साथ गोलगप्पे का ठेला खोल लिया। गोलगप्पे के तो वैसे भी बहुत दीवाने हैं। रेनू का काम अच्छा चलने लगा। अच्छा तो बिटिया, अब हम चलते हैं अपने घर, यहाँ तेरा काम अच्छा शुरू हो गया है, बस ऐसे ही मेहनत और लगन से अपने काम को करियो। सबसे विदा लेकर रेनू के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। अब रेनू रोज सुबह सुबह गोलगप्पे की तैयारी कर बाजार में ठेला लगाती थी। इस काम में उसकी सास भी उसकी बहुत मदद करती थी, और ऐसे ही उसने कठिन परिस्थिति में हार नहीं मानी और आज वह गोलगप्पे से बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी।